सभी जानना चाहते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई टीम कैसे होगी। टीम में कौन कौन होंगे, क्या टीम तैयार हो गई है, कौन से वो चेहरे हैं जो हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको पुरानी टीम याद दिलाता हूं। ये 2014 की टीम प्रधानमंत्री मोदी की, जिसमें सुषमा स्वराज जी भी थी, जिसमें अरुण जेटली साहब भी थे। ये मोदी 1.0 की टीम है। अगली टीम देखिए 2019 की, ये आप देख रहे हैं दूसरी टीम 2019 की टीम, जिसमें रामविलास पासवान और निर्मला सीतारमण को आप देख रहे हैं। 2019 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ली वो तब किए जब रविशंकर प्रसाद भी कानून मंत्री हुआ करते थे। अब तीसरी सरकार में कौन कौन हो सकता है, इन चेहरों में से कौन कौन हो सकता है, किसे जगह मिल सकती है, किसकी एंट्री हो सकती है मंत्रिमंडल में, यह मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर उस टीम मोदी का चयन मोदी कैसे करेंगे, मोदी क्या करेंगे, किस आधार पर चुनेंगे अपनी नई टीम को। क्योंकि आप याद रखिए 2014 में जबरदस्त पूर्ण बहुमत था, 2019 में उससे ज्यादा बहुमत, अब 24 में पूर्ण बहुमत नहीं है, 272 नहीं है, एनडीए के लगभग 290 से पार है। इसलिए मोदी अपनी टीम का चयन सोच समझ कर करेंगे। कौन से संभावित चेहरे हो सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। पहले रिपोर्ट देखिए। मोदी इतिहास रचने को तैयार हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। तमाम मुश्किलों के बावजूद मोदी हैट्रिक लगाने को तैयार हैं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा। 9 जून को मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। ऐसे में सवाल यह कि मोदी की टीम इंडिया का हिस्सा कौन कौन होगा, किसे कुर्सी मिलेगी, किसका कद बढ़ेगा, किसका कद छोटा होगा और कौन छुपा रुस्तम निकलेगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। सियासी गलियारों में कई नाम सुर्खियों में हैं, कई के पत्ते कटने का अंदेशा है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, मोदी हमेशा चौंकाते हैं। इस बार भी चौंका दें तो कोई आश्चर्य नहीं हो। तो आइए मैं आपको बताऊं कि आखिर कौन से वो नेता हैं जो टीम मोदी में होंगे, जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। देखिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिस्ट बना ली है, पूरी लिस्ट संभव है उनके पास ही होगी। जो नेता कंफर्म है उनकी टीम में होंगे, उनमें गृह मंत्री अमित शाह साहब, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे, नितिन गडकरी होंगे, निर्मला सीतारमण जी होंगी और विदेश मंत्री एस जयशंकर होंगे। ये 5 नाम कंफर्म है। कौन कौन से संभावित हो सकते हैं, उसमें शिवराज सिंह चौहान हो सकते हैं, मनोहर लाल खट्टर हो सकते हैं, बिप्लब देब त्रिपुरा के सीएम रहे वो हो सकते हैं। 3 और नाम, स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव हार गई हैं, लेकिन स्मृति ईरानी संसद में, लोकसभा में बहुत अच्छी तरह से सरकार की बात रखती रही हैं, इसलिए उसके बावजूद स्मृति पीएम मोदी की टीम में हो सकती हैं। राजीव चंद्रशेखर साहब भी चुनाव हार गए हैं, लेकिन उनकी जानकारी टेक्नोलॉजी को लेकर, इसलिए राजीव चंद्रशेखर भी टीम मोदी में हो सकते हैं। अगला नाम है जितिन प्रसाद। जितिन प्रसाद को पीलीभीत से टिकट दिया बीजेपी ने, वरुण गांधी की जगह टिकट दिया। जितिन प्रसाद की भी अटकलें हैं, वो भी टीम मोदी में हो सकते हैं। और कौन से नाम है, गौतम बुद्ध नगर से सांसद महेश शर्मा साहब का भी नाम चल रहा है कि ये भी टीम मोदी में हो सकते हैं। आरएलडी के नेता जयंत चौधरी भी मोदी की तीसरी सरकार में मंत्री हो सकते हैं और अनुप्रिया पटेल का नाम भी चल रहा है संभावित मंत्रियों में। और कुछ और नाम है, देखिए जरा, सुधांशु त्रिवेदी भी नाम चल रहा है कि सुधांशु त्रिवेदी भी हो सकते हैं और गिरिराज सिंह भी इस मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। और तीसरे नित्यानंद राय को भी टीम मोदी में शामिल किया जा सकता है। और धर्मेंद्र प्रधान, अब धर्मेंद्र प्रधान टीम मोदी में होंगे या ओडिशा में बीजेपी की सरकार बन गई है, बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है, धर्मेंद्र प्रधान को वहां की जिम्मेदारी दी जाएगी, यह आने वाला वक्त बताएगा। और डी पुरंदेश्वरी भी मोदी की तीसरी सरकार में मंत्री बन सकती हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं मोहन यादव, संजय राउत, केशव प्रसाद मौर्य। सुनिए। प्रधानमंत्री जिनका अपना लंबा प्रशासनिक अनुभव भी है और जिसने असंभव को संभव करके दिखाया है, एनडीए अलायंस को इतनी बड़ी जीत दिला करके जिस प्रकार से मौका दिया है, यह हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। मुझे प्रसन्नता है कि वो शपथ लेने जा रहा है। तीसरी बार हो जाने दो, तीसरी कसम लेने दो, चौथी कसम हम देखें। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का सब लोगों ने समर्थन दिया है, उस खुशी में आनंद मनाइए। नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत जो अपने मंत्रिमंडल में मंत्रियों तक ही नहीं सुनते हों, ऐसे में ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि जो घटक दल उनके साथ हैं, करीब 20 दल उनके साथ हैं, अलग अलग मंत्री उनके बनेंगे, कैसे कैबिनेट के अंदर फैसले होंगे और कैसे वे प्रधानमंत्री के दबाव में आएंगे या प्रधानमंत्री उनके दबाव में आएंगे। अब मैं आपको बताऊं, ये तो टीम मोदी हो गई, लेकिन टीम मोदी के अलावा सहयोगियों को भी बहुत कुछ देना है। उसमें नीतीश कुमार भी हैं,
चंद्रबाबू नायडू भी है जो सबसे ज्यादा डिमांड करेंगे, चिराग पासवान है और शिंदे भी है। अब सवाल यह है कि आखिर कैसे इनको मंत्री पद दिया जाएगा, यानी क्या फॉर्मूला है सहयोगियों को मंत्री पद देने का, यह मैं आपको बताता हूं। सहयोगियों को मंत्री पद देने का फॉर्मूला यह है कि एनडीए दलों के कितने मंत्री बनेंगे लगभग तय हो गया है। खबर यह है कि 5 सांसदों पर 1 मंत्री पद दिया जाएगा। इसके अलावा अगर 2 सांसद हैं तो 1 राज्य मंत्री मिलेगा। बीजेपी ने इस फॉर्मूले को सहयोगी दलों को बता दिया है। 5 सांसद हैं तो 1 मंत्री बन जाएगा आपका, और सहयोगियों तक इस बात को पहुंचा दिया है। हालांकि एनडीए के जो दल हैं वो ज्यादा मंत्रालयों की मांग कर रहे हैं। एनडीए के सहयोगी दल कह रहे हैं 5 नहीं 4 सांसद पर 1 कैबिनेट मंत्री दे दो। खबर यह है कि जेडीयू कह रहा है हमें 3 चाहिए, एलजेपी 2 और हम जीतन राम मांझी कह रहे हैं 1 अकेले जीते हैं। नीतीश कुमार रेल, कृषि और वित्त मंत्रालय पर नजर गड़ाए हैं। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी 4 मंत्री पद की मांग कर रही है। अगर 3 मंत्री पद मिलते हैं तो फिर 1 स्पीकर का पद चाहिए लोकसभा में। टीडीपी का जोर ग्रामीण विकास और सड़क परिवहन पर है। टीडीपी शहरी मामले, शिपिंग और जलशक्ति भी चाहती है। सहयोगी दलों के मंत्रियों के नाम भी सामने आने लगे। कौन कौन मंत्री बनाए जा सकते हैं ये मैं आपको बताऊं। सबसे पहले जेडीयू से नाम आ रहा है ललन सिंह, कौशलेंद्र कुमार, संजय झा का, और चिराग पासवान का एलजेपी से नाम आ रहा है। एलजेपी से शांभवी चौधरी भी बनाई जा सकती है मंत्री। जीतन राम मांझी हम से बन सकते हैं। पवन कल्याण जेएसपी के सांसद बन सकते हैं, और एचडी कुमारस्वामी, जेडीएस और बीजेपी मिलकर कर्नाटक में लड़ी थी तो कुमारस्वामी भी सांसद बनाए जा सकते हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री अशोक चौधरी और चिराग पासवान। पिछली बार भी हम लोग 16 सीट जीते थे, तो हम लोगों का डिमांड था उस समय कि भाई हम लोगों को 3 सीट मिलना चाहिए। समीकरण ऐसा है तो इसमें एक्सपेक्टेशन भी है जेडीयू के जो वर्कर्स हैं उनका कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स मिलना चाहिए उसमें। हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ हम क्या ले लें, क्या छीन लें उनसे, ये है कि एक मतलब रिस्पेक्टेबल कोहेसिव एटमॉस्फेयर होना चाहिए। तो वो हमको लगता है कि प्रधानमंत्री जी भी देखेंगे और नीतीश जी अच्छे से उस पर वर्कआउट करेंगे। कोई मांग नहीं है और मांग हो भी नहीं सकती है, क्योंकि हम लोग का लक्ष्य ही प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाना था। उसके लिए हर एक घटक दल ने अपनी एक ईमानदार भूमिका निभाने का काम किया। ये विशेषाधिकार पूर्णतः मेरे प्रधानमंत्री जी के पास ही है कि वो अपने मंत्रिमंडल में किसको जगह देते हैं, नहीं देते हैं। ऐसे में किसी घटक दल की कोई मांग नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस कुर्सी की भी लड़ाई हो रही है। ओम बिरला साहब कोटा से चुनाव लड़ने गए, स्पीकर थे। अब इस कुर्सी की लड़ाई यह है कि सबको स्पीकर चाहिए। स्पीकर बनना है तो आखिर सबको स्पीकर तो मिल नहीं सकता, लेकिन सबको स्पीकर की कुर्सी चाहिए क्यों, इसमें बड़ा पेच है। स्पीकर की ताकत का अंदाजा आपको हो जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि आखिर स्पीकर क्यों चाहिए। देखिए जरा, मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह जो कुर्सी है ये बहुत पावरफुल है। इस कुर्सी का काम केवल यह नहीं है कि शांत हो जाइए या मैनेज करना, इस कुर्सी का काम उससे कहीं आगे का है। आपको बताऊं 2024 के चुनाव में एनडीए को बहुमत मिला। लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 293 सीटें हासिल की। सरकार बनाने के लिए 272 सांसदों की दरकार होती है। इसमें सबसे बड़ा पेच यह है कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। बीजेपी के 240 सांसद जीते जो बहुमत से 32 कम है। ऐसे में बीजेपी को अपने सहयोगियों पर निर्भर रहना है, लेकिन सियासत में किसी की निष्ठा बदलते देर नहीं लगती। बीजेपी के 2 सहयोगी टीडीपी और जेडीयू इसके लिए बदनाम रहे हैं। ऐसे में लोकसभा स्पीकर की पोस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। वजह विपक्षी खेमे में जाना आसान हो जाता है। पाला बदलने की स्थिति में स्पीकर की भूमिका बड़ी होती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में बहुमत का फैसला स्पीकर के हाथ में होता है। अगर स्पीकर अपने खेमे का है तो बहुमत में फायदा मिल सकता है, तब पार्टी को बदलने और नई सरकार बनाने में आसानी हो जाती है। दूसरी वजह, सांसद की सदस्यता पर फैसला भी स्पीकर लेता है। किसी सांसद के पाला बदलने पर भी फैसला करेगा स्पीकर, तब पार्टी के आग्रह पर स्पीकर उसकी सदस्यता रद्द कर सकता है। तीसरी वजह, सुप्रीम कोर्ट का भी सीमित अधिकार है। संसदीय प्रणाली में सुप्रीम कोर्ट स्पीकर के फैसलों पर बहुत कम दखल देता है। संसद या विधानसभा की कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता है। संविधान सदन की कार्यवाही में सुप्रीम कोर्ट को सीमित अधिकार देता है, और ऐसे में सदन के भीतर स्पीकर का फैसला ही सर्वे सर्वा हो जाता है। यह है वजह कि सबको चाहिए स्पीकर। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी।